नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, खोरी गांव। हाँ, फरीदाबाद में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जो एक बस्ती थी। बिल्कुल, एक ऐसी बस्ती जो बसी, फिर वो उजड़ी, और अब वहां के लोग अपने हक के लिए, अपने पुनर्वास के लिए जूझ रहे हैं। सही कहा। ये कहानी सिर्फ कुछ घरों के टूटने की नहीं है। इसमें विकास है, वन संरक्षण के दावे हैं, मानवाधिकार है और कहीं ना कहीं राज्य की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। हाँ, ये सब आपस में उलझा हुआ है। बिल्कुल। ये करीब, जैसा आपने कहा, 1 लाख लोगों की जिंदगी का सवाल था। उनकी पूरी जमा पूंजी, उनका सब कुछ वहीं लगा था। और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमने काफी सारे स्रोत देखे हैं। अखबारों की रिपोर्टें हैं, खोरी गांव ब्लॉग है, टीम साथी जैसे संगठनों के अपडेट्स हैं। हाँ, और अदालती दस्तावेज भी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश, फिर यूएन एक्सपर्ट्स के बयान भी आए थे। कुछ अकादमिक विश्लेषण भी हैं, जैसे रेडिकल हाउसिंग जर्नल से, और सबसे जरूरी, वहां के लोगों की अपनी बातें, उनकी आप भी थी। हाँ, जो यूट्यूब वगैरह पर भी मिलती हैं। तो कोशिश यही है कि इन सबको मिलाकर खोरी गांव की कहानी की तह तक जाएं। कौन थे ये लोग, वो जगह क्या थी, ये सब हुआ क्यों। चलिए इसी से शुरू करते हैं। खोरी गांव, ये जगह कहाँ थी, कैसे बसी, थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताइए। देखिए, ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है, अरावली की पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे। अच्छा। और इसका इतिहास थोड़ा पेचीदा है। पहले यहाँ माइनिंग होती थी, पत्थर निकाले जाते थे। खनन होता था। हाँ, बड़े पैमाने पर। फिर 70 के दशक के आसपास, मतलब 1970s में, जब खनन बंद हुआ तो धीरे धीरे लोग यहाँ आकर बसने लगे। कौन लोग थे ये शुरू में? शुरू में ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे, जो खदानों में काम करते थे या आसपास के इलाकों में। कुछ रिपोर्ट्स में बंधुआ मजदूरों का भी जिक्र आता है। और ये बस्ती एक साथ नहीं बसी, मतलब अलग अलग फेज में। हाँ बिल्कुल, एक तरह से 2 हिस्से थे। एक पुराना खोरी गांव जो शायद साल 2000 से भी पहले का है। और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ फरीदाबाद नगर निगम, मतलब एमसीएफ, ने कुछ सरकारी स्कूल वगैरह भी बनाए थे। अच्छा, एमसीएफ ने खुद सुविधाएं दी थीं। हाँ, उस पुराने हिस्से में। फिर आया नया खोरी गांव। ये ज्यादातर 2004 के बाद बसा। इसमें कौन लोग थे? इसमें वो लोग ज्यादा थे जिन्हें दिल्ली में दूसरी जगहों से हटाया गया था, झुग्गियां तोड़ी गई थीं, और साथ में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी भी। और जब ये बड़ी तोड़फोड़ हुई जुलाई-अगस्त 2021 में, तब कितनी आबादी रही होगी अंदाजन? अनुमान तो यही है कि उस वक्त वहां करीब 1 लाख लोग रहते थे। 1 लाख? हाँ, ये बहुत बड़ी संख्या है। समझिए, एक छोटा शहर, और इसमें करीब 20,000 बच्चे थे, 5,000 गर्भवती या दूध पिलाने वाली माएं थीं। तो ये तो एक स्थापित बस्ती थी। अब आते हैं जमीन पर। इसे बार बार वन भूमि कहा गया, इसका क्या इतिहास है? ये बहुत ही जरूरी पहलू है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। जमीन अरावली रेंज का हिस्सा तो है। अरावली का अपना इतिहास है। कभी ये साझा चराई की जमीन थी, फिर अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पेड़ लगाने की कोशिश हुई, या इसे बंजर जमीन माना गया। और फिर जैसा मैंने कहा, बड़े पैमाने पर खनन हुआ। मतलब ये कोई घना जंगल नहीं था जब लोग बसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है कि जब बस्ती बसनी शुरू हुई, उससे पहले ही खनन की वजह से जमीन का प्राकृतिक रूप बदल चुका था। वो माइनिंग वाला लैंडस्केप था। उल्टा सुनने में आता है कि लोग खुद पेड़ लगा रहे थे वहां। हाँ, कई रिपोर्ट्स ये बताते हैं। विडंबना देखिए कि जिन्हें बाद में जंगल उजाड़ने वाला कहा गया, वो असल में वहां हरियाली लाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी जमीन को लेकर फिर ये कानूनी लड़ाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट यानी पीएलपीए 1900 के तहत वन भूमि है। हाँ, यहीं से सारा विवाद खड़ा हुआ। कोर्ट ने कहा ये वन भूमि है, इसलिए यहाँ बसावट अवैध है, अतिक्रमण है। और लोगों पर अतिक्रमणकारी का लेबल लग गया। एक निवासी ने यूट्यूब पर पूछा भी था, बड़ी वाजिब बात, कि जब हम बस रहे थे तब क्यों नहीं रोका? सरकार को तो सब पता होता है। बिल्कुल। और ये पीएलपीए कानून जिसकी आड़ ली गई, वो खुद भी थोड़ा समझने वाला है। वो क्या है असल में? ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है, 1900 का। इसका असल मकसद मिट्टी का कटाव रोकना, पानी बचाना था। इसमें कुछ समय के लिए, मतलब टेम्परेरी, प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था। तो फिर इसे स्थायी वन भूमि कैसे मान लिया गया? वो हुआ 2004 में सुप्रीम कोर्ट की एक व्याख्या के बाद। एमसी मेहता केस में कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए पीएलपीए की धारा 4 के तहत जो जमीन नोटिफाइड है, उसे डीम्ड फॉरेस्ट माना जाएगा।
मतलब भले ही वो जंगल न दिखे, उसे कानूनी तौर पर जंगल का दर्जा मिलेगा। लेकिन खोरी गांव तो उससे भी पहले से बस रहा था। क्या वो अतिक्रमणकारी की परिभाषा में आते थे इस कानून के हिसाब से भी? यहीं तो कई सारे पेंच है, कई दिक्कतें हैं। पहली बात, जैसा हमने कहा, पुराना खोरी गांव तो 1980 के वन संरक्षण अधिनियम और 2004 की इस डीम्ड फॉरेस्ट वाली व्याख्या दोनों से पहले का है। अच्छा। दूसरी बात, जमीन पर कभी साफ तौर पर हदबंदी मतलब डिमार्केशन हुआ ही नहीं। किसी को पता ही नहीं था कि कौन सा इंच पीएलपीए में आता है, कौन सा नहीं, सब अंदाजे पर था। और सरकार का क्या रुख था, हरियाणा सरकार का? उनका रुख तो बदलता रहा। कभी कहा ये वन है, कभी कहा नहीं है। उन्होंने तो इस एक्ट में संशोधन करने की भी कोशिश की थी। तो ये अतिक्रमणकारी कहना जमीनी हकीकत से मतलब बिल्कुल परे था। और इसमें एक और एंगल भी था, वो प्रॉपर्टी डीलर या भूमि माफिया का। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। कई रिपोर्ट्स हैं कि लोगों को बाकायदा प्लॉट बेचे गए, पैसे लेकर। हाँ, पैसे लेकर, कभी कभी शायद नकली कागज भी दिए गए। और इसमें कुछ अधिकारियों नेताओं की मिलीभगत की बातें भी सामने आईं कि उन्होंने रिश्वत ली या भरोसा दिलाया कि कुछ नहीं होगा, बस जाओ। एक निवासी ने चूचू पर बताया भी था, हम किराए पर रहते थे, किसी ने बताया कि लाल कुआं खोरी गांव में जमीन बिक रही है, हमने पैसे दिए, जमीन ले ली, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। बिल्कुल। और एक और चीज थी, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर का कंफ्यूजन। हाँ, वो क्या था? कुछ डीलर्स और शायद नेताओं ने जानबूझकर लोगों को ये कहकर बसाया कि ये दिल्ली में आता है। उन्हें दिल्ली के पते वाले वोटर आईडी, राशन कार्ड, यहाँ तक कि बिजली के कनेक्शंस भी दिलवा दिए। ओह, तो लोगों को लगा कि वो कानूनी तौर पर सही है। हाँ, उनको तो यही लगा कि सब ठीक है, हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे पास दिल्ली के कागज है। इन सब चीजों के बीच फिर ये विध्वंस, ये तोड़फोड़ कैसे और कब शुरू हुई? देखिए, पहली बड़ी कार्रवाई हुई थी सितंबर 2020 में। तब करीब 1700 घर तोड़े गए थे। सितंबर 2020 में? हाँ, लेकिन जो सबसे भयानक दौर था वो था जुलाई-अगस्त 2021 का। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून 2021 को आदेश दिया कि 6 हफ्ते में पूरी जमीन खाली कराई जाए। और ये कार्यवाही तब हुई जब भयंकर गर्मी थी, मानसून आ चुका था और कोविड की दूसरी लहर का पीक था। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में? हाँ, और इस दौरान अंदाजा है कि करीब 10,000 घर तोड़ दिए गए। पूरी बस्ती लगभग मलबे में बदल दी गई। क्या इसे रोकने की या कम से कम मानवीय तरीके से करने की कोई कोशिश नहीं हुई? यूनाइटेड नेशंस के जो मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भारत सरकार से अपील की थी, कहा था कि महामारी के बीच में लोगों को बेघर न किया जाए। उसका कुछ असर हुआ? नहीं, कोई असर नहीं हुआ। फरीदाबाद के जो उस वक्त की डीसी थे, यशपाल यादव, उनका बयान आया था कि हमने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह लागू कर रहे हैं। मतलब प्रशासन पर बहुत दबाव था? लगता तो यही है, आदेश का पालन करना था, चाहे जैसे हो। और उसमें जोर जबरदस्ती की भी खबरें थीं, पुलिस बल का प्रयोग। हाँ बिल्कुल, कई सारे स्रोत बताते हैं कि भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। सितंबर 2020 में भी और जुलाई 2021 में भी लाठीचार्ज की खबरें आईं, लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा। हाँ, इलाके में धारा 444 लगा दी गई थी, पानी और बिजली के कनेक्शंस काट दिए गए थे, निगरानी के लिए ड्रोन इस्तेमाल हो रहे थे। ये तो बहुत ही डरावना माहौल रहा होगा। बहुत ज्यादा। एक निवासी ने कहा था, मौत से इतना डर नहीं लगता लोगों को जितना हर रात सोने के बाद ये डर लगता है कि सुबह बुलडोजर आके खड़ा हो जाएगा। आप सोचिए जरा। और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे विमल भाई, हाँ, उन्होंने भी कुछ बताया था? हाँ, विमल भाई, जिनका बाद में दुखद निधन हो गया, वो जमीन पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि कैसे लोग बेचारे किसी तरह तिरपाल वगैरह डालकर रहने की कोशिश करते थे, तो उन अस्थायी ठिकानों को भी बार बार हटा दिया जाता था। मतलब कोई राहत नहीं थी। कानूनी तौर पर क्या चल रहा था इस वक्त? क्या अदालतों ने सिर्फ तोड़ने का ही आदेश दिया था? यहाँ थोड़ा विरोधाभास है। 2016 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में माना था कि लोगों का पुनर्वास होना चाहिए। उन्होंने एमसीएफ को बाकायदा सर्वे करने और पुनर्वास योजना बनाने को कहा था। अच्छा, हाईकोर्ट ने तो ध्यान रखा था। हाँ, हाईकोर्ट का रवैया थोड़ा संतुलित था, लेकिन एमसीएफ ने उस आदेश पर ठीक से काम करने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत सख्त आया। हाँ, जून 2021 वाला आदेश बहुत सख्त था। उसने न सिर्फ तोड़ने की डेडलाइन तय कर दी, बल्कि सरकार को कहा कि इसके लिए जरूरी फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी कहा कि महामारी को बहाना नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी भी बहुत चर्चा में रही थी, पर्यावरण आपके नागरिक अधिकारों से ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो टिप्पणी इस पूरे मामले के केंद्र में जो तनाव है उसे दिखाती है।
पर्यावरण बचाना बनाम लोगों का घर, उनकी जिंदगी। हालांकि बाद में कोर्ट ने पुनर्वास पर भी जोर दिया, लेकिन शुरू में फोकस जमीन खाली कराने पर ही था। और एक दिक्कत ये भी हुई कि तोड़ने से पहले कोई सर्वे नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी चूक थी। हाईकोर्ट ने सर्वे करने को कहा था, लेकिन वो ठीक से हुआ नहीं। इसकी वजह से बाद में ये तय करना बहुत मुश्किल हो गया कि असल में वहां कौन रहता था, कौन नहीं, और कौन पुनर्वास का हकदार है। तो तोड़फोड़ हो गई, लाखों लोग या कम से कम हजारों परिवार बेघर हो गए। फिर पुनर्वास का क्या हुआ? सरकार ने जुलाई 2021 में कोई पॉलिसी घोषित की थी? हाँ, हरियाणा सरकार एक पुनर्वास नीति लेकर आई। कहा गया कि फरीदाबाद में ही डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में EWS फ्लैट्स बने हैं, उनमें योग्य परिवारों को बसाया जाएगा। योग्य परिवार मतलब कौन लोग योग्य थे? और यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, योग्यता की शर्तों में। क्या शर्तें थीं और उनमें क्या गड़बड़ थी? शर्तें ये थीं कि परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम हो और परिवार के मुखिया का नाम 1 जनवरी 2021 को हरियाणा की बड़खल विधानसभा वोटर लिस्ट में हो, या फिर उनके पास हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र हो, या फिर हरियाणा बिजली निगम का उनके नाम से जारी बिजली का बिल हो। अरे, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, ज्यादातर लोगों के पास तो दिल्ली वाले कागज थे। बस यही सबसे बड़ा पेंच था। इन शर्तों का सीधा मतलब था कि जिन हजारों परिवारों के पास हरियाणा के ये वाले दस्तावेज नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो दिल्ली के दिलवाए गए थे, वो सब के सब इस पॉलिसी से बाहर हो गए। मतलब जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी गईं? कार्यकर्ताओं और निवासियों का तो यही आरोप था कि ये शर्तें ऐसी हैं कि करीब 95% लोग वैसे ही बाहर हो जाएंगे। YouTube पर किसी ने कहा भी कि उनसे 2004 से पहले के हरियाणा के कागज मांग रहे थे, जो कहां से लाते। तो फिर हुआ क्या? जमीन पर नीति तो बन गई, पर फ्लैट मिले लोगों को? प्रक्रिया बहुत ही धीमी और बहुत उलझी हुई रही। पहले तो IIT दिल्ली को कहा गया कि वो जाकर देखें कि फ्लैट्स रहने लायक हैं भी या नहीं। उसकी रिपोर्ट आने में ही महीनों लग गए। अच्छा, IIT दिल्ली को चेक करना पड़ा। हाँ, फिर जो थोड़े बहुत लोग पात्र पाए भी गए, उन्हें फ्लैट अलॉट करने में और मुआवजा देने में, मतलब जब तक फ्लैट तैयार न हो तब तक 6 महीने के लिए 2000 रुपये महीना किराया भत्ता देने की बात थी, उसमें भी बहुत देरी हुई, बहुत दिक्कतें आईं। और फ्लैट्स की हालत, क्या वो ठीक ठाक थे? जो रिपोर्ट्स आईं या निवासियों ने जो सर्वे किए, उनमें तो बहुत खराब हालत बताई गई। कहीं सीवर ओवरफ्लो हो रहा था, कहीं खिड़की दरवाजे टूटे थे, कहीं आसपास गंदगी, सुअर घूम रहे थे। मतलब रहने लायक बनाने में काफी काम बाकी था। और ये फ्लैट्स मुफ्त नहीं थे? पैसे देने थे इनके? नहीं, मुफ्त नहीं थे। कीमत रखी गई थी करीब 3.25 लाख रुपए, जो किश्तों में देने थे। लेकिन पहली किश्त करीब 17,000 रुपए वो अलॉटमेंट के 15 दिन में ही जमा करनी थी। अब सोचिए, जो लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं, वो एकदम से इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सही बात है। तो ये पुनर्वास भी एक तरह से संघर्ष ही बन गया। बिल्कुल। अभी भी कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है MCF और IIT दिल्ली को कहने के लिए कि भाई फ्लैट जल्दी तैयार करो, मुआवजा दो। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी कहानी का, इस विध्वंस और अधूरे पुनर्वास का लोगों पर क्या असर पड़ा? हम लाखों की, हजारों की बात कर रहे हैं, पर हर नंबर के पीछे एक इंसान, एक परिवार है। असर तो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इतना गहरा और भयानक असर हुआ है। एक कहानी है पूनम देवी की। उनका घर तोड़ा गया, उनको पुलिस पकड़ कर ले गई, और उनका 10 साल का बेटा आकाश, वो 4 दिन तक अकेले उस मलबे पर अपनी माँ का इंतजार करता रहा। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी। ये तो दिल दहलाने वाली बात है। और ऐसे न जाने कितने परिवार थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर वो घर बनाया था, अपनी आंखों के सामने उसे मिट्टी में मिलते देखा। मानसिक तौर पर तो लोग टूट गए होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। सदमे की वजह से आत्महत्याओं तक की खबरें आईं। एक लगातार डर का माहौल था, बेबसी थी, पता नहीं कल क्या होगा। और रोजमर्रा की जिंदगी, वो तो नर्क बन गई थी। मानसून में, महामारी में, सिर पर छत नहीं, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, इलाज के लिए कहाँ जाएं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत, खुले में नहाना, शौच जाना, सुरक्षा का खतरा। जिनका छोटा मोटा काम धंधा था, जैसे किसी की सब्जी की रेहड़ी थी, वो भी तोड़ दी गई। रोजी रोटी भी छिन गई। जैसा किसी ने कहा था, कोई ये नहीं पूछता कि यहाँ कितने इंसान बसे हुए हैं, बस जमीन खाली करनी है। हाँ, वो मानवीय पहलू कहीं पीछे छूट गया। लेकिन क्या लोगों ने सिर्फ ये सब सहा, या उन्होंने आवाज भी उठाई, विरोध भी किया? नहीं, लोगों ने हिम्मत दिखाई, प्रतिरोध भी हुआ। टीम साथी जैसे कई नागरिक संगठन थे जिन्होंने बहुत मदद की, खाना, तिरपाल, कानूनी मदद। अच्छा। और निवासियों ने खुद भी हिम्मत नहीं हारी। वो संगठित हुए,
उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए, अपनी बात रखी, अदालतों में लड़ाई लड़ी। विमल भाई जैसे कार्यकर्ता जमीन पर डटे रहे, लोगों को जोड़ा, हौसला दिया। तो एक तरफ ये संघर्ष चल रहा था और दूसरी तरफ वो विडंबना जिसका जिक्र बार बार आता है कि जिस जमीन को वन भूमि कहकर खाली कराया गया, उसी पर बाद में सूरजकुंड मेले की पार्किंग बना दी गई। हाँ, ये बात इस मामले की जटिलता और विरोधाभासों को और गहरा करती है। ये हमें किन बड़े सवालों की तरफ ले जाती है? देखिए, कुछ जानकार जैसे इशिता चटर्जी हैं, वो इससे बुर्जुआ पर्यावरणवाद कहती हैं। बुर्जुआ पर्यावरणवाद मतलब ये कि पर्यावरण बचाने के नाम पर जो कार्रवाई होती है, उसकी सबसे ज्यादा मार अक्सर गरीबों पर, हाशिए के लोगों पर पड़ती है। जबकि उसी तरह की जमीन पर अगर अमीरों के फार्म हाउस हैं या होटल हैं या दूसरे बड़े निर्माण हैं, तो उन पर या तो कार्रवाई होती ही नहीं या बहुत नरमी से होती है, बहुत देर से होती है। अच्छा, मतलब दोहरा मापदंड, सेलेक्टिव एक्शन। हाँ, एक तरह का चयनात्मक विध्वंस। खोरी गांव के मामले में ये साफ दिखा। गरीब बाशिंदों के घर तोड़े गए, लेकिन आसपास के कथित उल्लंघनों पर उतनी सख्ती नहीं दिखी, कम से कम शुरुआत में। और राज्य की भूमिका, सरकार की, वो भी तो विरोधाभासी लगती है। एक तरफ जंगल बचाने का दावा, दूसरी तरफ उसी जमीन पर पार्किंग की इजाजत देना या खनन लॉबी का दबाव। बिल्कुल, इसे कुछ लोग प्रतिशोधी शहरीकरण यानी रिवेंचिस्ट अर्बनिज्म भी कहते हैं। मतलब शहर को साफ करने की, गरीबों को, अनचाहे लोगों को शहर के नजरों से दूर करने की एक प्रवृत्ति। और ये कहीं ना कहीं नागरिकता के अधिकारों से भी जुड़ता है। हाँ, बहुत गहरे तौर पर। ये दिखाता है कि कैसे हाशिए पर रहने वाले लोगों के नागरिक अधिकार कमजोर पड़ जाते हैं। अगर आपके पास सही कागज नहीं है या आपके कागजों को मान्यता नहीं मिलती, तो आपका अस्तित्व ही सवालों के घेरे में आ जाता है। खोरी में यही हुआ। जिनके पास हरियाणा वाले कागज नहीं थे, वो एक झटके में पुनर्वास के अधिकार से भी वंचित कर दिए गए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो खोरी गांव की कहानी का निचोड़ क्या है? ये हमें क्या बताती है? ये कहानी एक बहुत गहरे टकराव को दिखाती है। एक तरफ पर्यावरण बचाने की बातें हैं, कानूनी व्याख्याएं हैं, विकास का दबाव है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी है जो हाशिए पर है, जिसके सिर पर छत का, इज्जत से जीने का बुनियादी अधिकार है। इन दोनों के बीच का ये टकराव है। हाँ, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट कहानी नहीं है। बहुत सारी परतें हैं, कई किरदार हैं, लोग हैं, सरकार है, अदालतें हैं, एक्टिविस्ट हैं, जमीन बेचने वाले हैं। बिल्कुल, कानून आपस में टकरा रहे हैं, नीतियां अधूरी हैं, इतिहास का बोझ है। तो ये सिर्फ एक बस्ती के उजड़ने की कहानी नहीं है। ये भारत के शहरों में जो गरीबी है, जमीन के अधिकार का जो मसला है, और सरकार की, सिस्टम की जो जवाबदेही होनी चाहिए, उन बड़े सवालों को हमारे सामने रखती है। और शायद एक बुनियादी सवाल ये भी उठता है जो हमें सोचना चाहिए। हाँ, कहिए। कि जब पर्यावरण बचाने के नाम पर इतनी बड़ी मानवीय पीड़ा दी जाती है, इतने लोग विस्थापित होते हैं, खासकर वो जो सबसे कमजोर हैं, और उसी वक्त उसी तरह के नियमों को तोड़ने वाले दूसरे लोगों के साथ अलग व्यवहार होता है, तो फिर पर्यावरणीय न्याय का असली मतलब क्या रह जाता है? इसे कौन तय करेगा? और कैसे शहर का विकास और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बिना सामाजिक बराबरी और इंसानियत को कुचले? बिल्कुल सही। खोरी गांव हमें इन्हीं मुश्किल सवालों से जूझने पर, इनके जवाब तलाशने पर मजबूर करता है।